अभिवादन। जब हम महाराणा प्रताप का नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? एक योद्धा, हल्दी घाटी, चेतक, यही सब है ना? लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई तस्वीर दिखाते हैं। और आज हम इसी तस्वीर की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि महाराणा प्रताप ने आखिर आराम की जिंदगी छोड़कर ये मुश्किलों भरा संघर्ष का रास्ता चुना ही क्यों? जब ज्यादातर राजे रजवाड़े अकबर से हाथ मिला रहे थे, तब प्रताप किस चीज के लिए लड़ रहे थे? ये सवाल ही पूरी कहानी का सार है, और इसका जवाब सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं मिलता। ये उस दौर की राजनीति, समाज और दो ताकतवर किरदारों अकबर और प्रताप की अपनी अपनी जिद में छुपा है। हम देखेंगे कि कैसे प्रताप ने सिर्फ एक युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि एक बिखरे हुए, एक डिमोरलाइज्ड राज्य को फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया। तो चलिए कहानी की शुरुआत ही एक ड्रामे से करते हैं। प्रताप का राज्याभिषेक कोई जश्न का मौका नहीं था, बल्कि एक संकट से शुरू हुआ। उनके अपने पिता उदय सिंह उन्हें राजा बनाना ही नहीं चाहते थे। बिल्कुल, उदय सिंह अपनी पसंदीदा रानी धीरा कंवर के बेटे जगमाल को गद्दी सौंपना चाहते थे। सोचिए, एक राजकुमार के लिए इससे बड़ी चुनौती क्या होगी कि उसे अपने ही पिता के फैसले के खिलाफ जाना पड़े। तो फिर वो राजा बने कैसे? जाहिर है कि सामंतों ने उनका साथ दिया, पर यह हुआ कैसे? क्या दरबार में कोई बगावत हुई? इसे बगावत से ज्यादा मेवाड़ की परंपरा का सम्मान कहना ठीक होगा। जब उदय सिंह के देहांत के बाद जगमाल सिंहासन पर बैठ गया, तो मेवाड़ के बड़े सामंत जैसे ग्वालियर के रामशाह और रावत कृष्णदास ने इसे स्वीकार नहीं किया। वो सीधे जगमाल के पास गए, उसे हाथ पकड़कर गद्दी से उतारा और प्रताप को वहां बैठाया। अच्छा। 28 फरवरी 1572 होली का दिन था, जब गोगुंदा में रावत कृष्णदास ने प्रताप की कमर पर राजकीय तलवार बांधी। ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि मेवाड़ का शासक कौन होगा, यह सिर्फ राजा की मर्जी नहीं, बल्कि सामंतों की सहमति से भी तय होगा। प्रताप को सिंहासन पर बैठने से पहले ही अपने लोगों का भरोसा जीतना पड़ा। और उन्हें विरासत में मिला क्या? एक टूटा हुआ राज्य। हमारे एक स्रोत में कवियों ने उस वक्त के मेवाड़ की तुलना एक आभूषण रहित विधवा स्त्री से की है। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, पर इसका असल मतलब क्या था? इसका असल मतलब था एक खजाना जो खाली था, एक सेना जिसका मनोबल टूटा हुआ था, और चित्तौड़ जैसा गौरवशाली किला जो अब मुगलों के कब्जे में था। प्रशासन पूरी तरह से चरमरा गया था। प्रताप को सिर्फ एक गद्दी नहीं मिली थी, बल्कि एक बर्बाद हो चुके राज्य को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी मिली थी। और यहीं पर उनके सामने वो दो रास्ते आते हैं जिनके बारे में हमने शुरू में बात की। एक तरफ अकबर की अधीनता स्वीकार करो और चैन से राज करो, जैसा बाकी सब कर रहे थे। दूसरी तरफ आजादी के लिए लड़ो, जिसका मतलब था अनिश्चितता, संघर्ष और शायद पूरी तबाही। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। ये कोई भावुक फैसला नहीं था, ये एक सोचा समझा रणनीतिक निर्णय था। उन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी को गोगुंदा से हटाकर कुंभलगढ़ के ज्यादा सुरक्षित किले में स्थापित किया। अच्छा। ये साफ संकेत था कि वो मुगलों से लंबी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। और उनकी तैयारियों का एक पहलू मुझे बहुत दिलचस्प लगा, भीलों को अपनी सेना में शामिल करना। आज हमें यह सामान्य लग सकता है, लेकिन उस जमाने के जाति आधारित समाज में एक आदिवासी समुदाय को सेना में इतने ऊंचे पद देना, ये तो एक तरह की सामाजिक क्रांति रही होगी। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, ये एक क्रांति ही थी। प्रताप ने सिर्फ भीलों को अपनी सेना में भर्ती नहीं किया, उन्होंने पूंजा भील जैसे उनके नेताओं को अपनी सेना में ऊंचा ओहदा और सम्मान दिया। ये सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं थी, ये सोशल इंजीनियरिंग थी। प्रताप एक नई मेवाड़ी पहचान गढ़ रहे थे, जो वंश या जाति पर नहीं, बल्कि जमीन के प्रति वफादारी पर आधारित थी। इससे उन्हें एक ऐसी लड़ने वाली ताकत मिली जो उस पहाड़ी इलाके को किसी भी बाहरी सेना से बेहतर जानती थी। तो प्रताप की असली ताकत उनके किलों में नहीं, बल्कि उन लोगों में थी जिन्होंने उन्हें एकजुट किया था। हाँ, बिल्कुल। तो जब अकबर तक ये खबरें पहुंची कि प्रताप अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, तो उसने क्या किया? उसने सीधे हमला नहीं किया, बल्कि दूत भेजे, एक के बाद एक 4 दूत। ये अकबर की किस रणनीति की तरफ इशारा करता है? क्या वो सच में शांति चाहता था? अकबर एक बहुत ही चतुर शासक था। वो जानता था कि युद्ध हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए। उसके दूत भेजना सिर्फ शांति की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका भी था। अच्छा। आप दूतों का क्रम देखिए।
पहले जलाल खां कोरची, जो एक दरबारी था, फिर मान सिंह, जो खुद एक शक्तिशाली राजपूत राजा थे, फिर मान सिंह के पिता भगवंत दास, और आखिर में टोडरमल, जो उसके सबसे काबिल मंत्रियों में से एक थे। हर बार दूत का कद बढ़ता जा रहा था। ये तो एक तरह से प्रताप पर दबाव डालने जैसा था कि देखो, मैंने तुम्हारी जैसे बड़े बड़े राजाओं को अपने साथ मिला लिया है, तुम अकेले पड़ जाओगे। बिल्कुल, अकबर ये संदेश दे रहा था कि अधीनता स्वीकार करना ही समझदारी है, लेकिन प्रताप ने हर बार मना कर दिया। वो अपनी स्वतंत्रता का सौदा करने को तैयार नहीं थे। और जब चारों दूत खाली हाथ लौटे तो ये तय हो गया कि अब तलवारें ही बात करेंगी। हाँ, हल्दी घाटी की युद्ध की जमीन तैयार हो चुकी थी। और यहीं पर कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। अकबर अपनी विशाल सेना की कमान सौंपता है आमेर के राजा मान सिंह को, जो एक हिंदू थे। और प्रताप, जिन्हें अक्सर हिंदू प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता है, उनकी सेना के हरावल यानी सबसे आगे वाले दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे एक पठान, हाकिम खां सूरी। ये तो उस दौर के हिंदू मुस्लिम वाले सीधे साधे समीकरण को पूरी तरह से उलट-पुलट कर देता है। ये उस कहानी को तोड़ देता है जो हमें अक्सर सुनाई जाती है। ये लड़ाई धर्म की नहीं, बल्कि संप्रभुता और सम्मान की थी। हमारे स्रोत में लेखक बदायूनी का जिक्र है, जो खुद मुगल सेना की तरफ से लड़ रहा था। वो लिखता है कि उसके संरक्षक नकीब खां ने युद्ध में जाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि सेनापति एक हिंदू था, मतलब मान सिंह। अच्छा। सोचिए, मुगल दरबार के अंदर ही इस बात को लेके कितना तनाव था। ये लड़ाइयां वफादारी, राजनीति और निजी सम्मान पर लड़ी जा रही थीं, सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं। तो 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होता है, और इस युद्ध में हाथियों का भी बड़ा जिक्र आता है। राम प्रसाद, लूना, गजमुक्ता, ये सिर्फ जानवर नहीं थे ना? बिल्कुल नहीं, ये उस जमाने के बख्तरबंद टैंक थे। राम प्रसाद तो इतना मशहूर हाथी था कि युद्ध के बाद अकबर ने उसे पकड़वा लिया और उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया। अच्छा। हाथियों की लड़ाई भी इस युद्ध का एक अहम हिस्सा थी। और फिर आता है वो पल जो इतिहास में अमर हो गया। प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर मानसिंह के हाथी मर्दाना पर भाला फेंकते हैं। हाँ, मानसिंह बच जाता है, लेकिन चेतक बुरी तरह घायल हो जाता है। और यहीं पर हमें बलिदान का एक असाधारण उदाहरण देखने को मिलता है। प्रताप को घिरा हुआ देखकर बड़ी सादड़ी के झाला बीदा आगे आते हैं और प्रताप का राजछत्र अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। हमें ये समझना होगा कि राजछत्र सिर्फ एक छाता नहीं था, वो युद्ध के मैदान में राजा की मौजूदगी का प्रतीक था, मतलब सेना का कमांड सेंटर। सही। तो राजछत्र अपनी सिर पर रखकर झालाबीदा ने जानबूझकर पूरी मुगल सेना का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने खुद को एक निशाना बना लिया ताकि उनके राजा को मैदान से सुरक्षित निकलने का मौका मिल सके। और वो लड़ते लड़ते मारे गए। और पास के बलीचा गांव में चेतक ने भी दम तोड़ दिया। हाँ, जहां आज भी उसकी समाधि है। लेकिन युद्ध का नतीजा क्या निकला? इतनी बड़ी मुगल सेना के सामने प्रताप की सेना कैसे टिकी है? हैरान करने वाली बात यह है कि युद्ध अनिर्णित रहा। मुगल सेना की जीत का दावा नहीं कर पाई। बदायूनी लिखता है कि मुगल सेना ने पहाड़ों में छिपी प्रताप की सेना का पीछा करने की हिम्मत नहीं की। क्यों? इसके 3 कारण थे। एक तो जून की जानलेवा गर्मी, दूसरा सैनिकों की थकान, और सबसे बढ़कर पहाड़ों में भीलों के हमलों का खौफ। मुगल सेना बस गोगुंदा तक गई और फिर वापस लौट आई। तो एक तरह से प्रताप की गुरिल्ला युद्ध की रणनीति काम कर गई। उन्होंने लड़ाई को बराबरी पर रोक दिया। इसलिए शायद अलग अलग इतिहासकारों ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कर्नल टॉड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। बिल्कुल, हर नाम एक अलग नजरिया दिखाता है। खमनौर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, ये जगह के नाम है, लेकिन मेवाड़ की थर्मोपल्ली, इसकी तुलना इतिहास के एक ऐसे युद्ध से करता है जहां एक छोटी सी सेना ने अपनी आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी ताकत से टक्कर ली थी। यह नाम इस युद्ध के प्रतीकात्मक महत्व को दर्शाता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध एक तरह से बराबरी पर छूटा। आपको लगता है कि अकबर जैसा बादशाह इस बात को आसानी से पचा पाया होगा? उसने प्रताप को यूं ही छोड़ तो नहीं दिया होगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि इस नतीजे ने अकबर के अहंकार को और चोट पहुंचाई। वो मेवाड़ में एक आज़ाद ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक शाहबाज खां को भेजा। एक बार ने 3 बार? हाँ, 1577, 1578 और 1579 में। शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ का किला तो जीत लिया,
लेकिन वो प्रताप को कभी पकड़ नहीं पाया। ये प्रताप के लिए सबसे मुश्किल दौर रहा होगा। लगातार जंगलों में भटकना, परिवार की चिंता और सबसे बढ़कर पैसे की कमी। एक सेना को चलाने के लिए संसाधन तो चाहिए ही। और यहीं पे कहानी में एक और हीरो की एंट्री होती है, भामाशाह, प्रताप के मंत्री। जब प्रताप की आर्थिक हालत बेहद खराब हो चुकी थी, तब 1580 में चूलिया गांव में भामाशाह उनसे मिले और अपनी पूरी निजी संपत्ति 25 लाख रुपए और 20,000 सोने की मोहरें प्रताप के हवाले कर दी। 25 लाख रुपए? उस जमाने में ये तो एक बहुत बड़ी रकम रही होगी। ये इतनी बड़ी रकम थी कि प्रताप अगले कई सालों तक अपनी 25,000 की सेना का खर्च उठा सकते थे। ये सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं थी, ये उनके अपने प्रशासन की तरफ से उनके नेतृत्व में एक जबरदस्त भरोसे का प्रतीक था। सही, इसीलिए भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इस एक घटना ने संघर्ष का रुख ही पलट दिया। तो इस नई ताकत के साथ प्रताप ने क्या किया? उन्होंने रणनीति बदली। अब वो सिर्फ बचाव नहीं कर रहे थे, बल्कि हमला करने की तैयारी में थे। 1582 में उन्होंने दिवेर के मुगल थाने पर हमला किया, जो उस इलाके का एक बहुत महत्वपूर्ण मुगल ठिकाना था। और यहाँ पर उनके बेटे अमर सिंह ने कुछ ऐसा किया जो उनकी सेना के नए आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। हाँ, ये एक बहुत ही नाटकीय घटना थी। दिवेर का मुगल थानेदार था सुल्तान खां, जो अकबर का चाचा था। अमर सिंह ने उस पर भाले से ऐसा वार किया कि भाला सुल्तान खां और उसके घोड़े दोनों के आर पार हो गया और उन्हें जमीन में गाड़ दिया। बाप रे! ये दृश्य इतना खौफनाक था कि बाकी बची मुगल सेना ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। इस जीत को कर्नल टॉड मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। एक ऐसी जीत जिसने प्रताप के गौरव को फिर से स्थापित कर दिया। दिवेर की जीत के बाद प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। और फिर शांति? ऐसा कैसे हुआ? क्या अकबर ने हार मान ली? हार मान ली कहना शायद सही नहीं होगा, लेकिन अकबर का ध्यान कहीं और बट गया। 1585 के बाद वो अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम सीमांत की समस्याओं में उलझ गया। अच्छा। उसने 1584 में जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में एक आखिरी कोशिश जरूर की, लेकिन वो भी नाकाम रही। इसके बाद प्रताप को लगभग 12 साल का एक शांति काल मिला। ये शांति उन्होंने जीती थी, ये उन्हें तोहफे में नहीं मिली थी। बिल्कुल, उन्होंने मेवाड़ पर कब्जा करने की कीमत इतनी बढ़ा दी थी कि अकबर को भी लगा कि अब और संसाधन लगाना बेवकूफ़ी है। और इन्हीं आखिरी 12 सालों में हम प्रताप का एक बिल्कुल अलग रूप देखते हैं, एक योद्धा से एक राष्ट्र निर्माता का। जब लड़ाई थमी तो उन्होंने तलवार छोड़कर कला और साहित्य को बढ़ावा देना शुरू किया। ये थोड़ा हैरान करता है। क्या ये सच में हैरान करता है, या फिर यही वो चीज थी जिसके लिए वो लड़ रहे थे? ये पूरा संघर्ष सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं था, ये मेवाड़ की संस्कृति, उसकी पहचान को बचाने के लिए था। और जब मौका मिला तो प्रताप ने उसी पहचान को और मजबूत किया। चावंड में महल और मंदिर बनवाए। ये इस बात का सबूत था कि मेवाड़ सिर्फ जिंदा नहीं है, बल्कि फल फूल रहा है। उनके दरबार में चक्रपाणी मिश्र जैसे विद्वान थे, जिन्होंने राज्याभिषेक पद्धति और विश्ववल्लभ जैसे ग्रंथ लिखे। विश्ववल्लभ तो बागवानी और उद्यान विज्ञान पर है, मतलब एक शासक जो दशकों तक पहाड़ों में रहा, वो अब बगीचे कैसे लगाए जाएं, इस पर किताबें लिखवा रहा था। यही तो एक महान शासक की निशानी है। वो जानता है कि एक राज्य सिर्फ किलों और सेनाओं से नहीं बनता, बल्कि ज्ञान और संस्कृति से बनता है। उसी दौर में निसारदीन नाम के चित्रकार ने चावंड चित्रकला शैली को जन्म दिया, जो मेवाड़ की पहचान बनी। सही। ये सब कोई मामूली उपलब्धियां नहीं है, यह एक राख से उठे हुए राज्य का सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। स्रोत में रामासांधु नाम के एक चारण कवि की एक कविता का भी जिक्र है, जो समय की भावना को बहुत अच्छे से पकड़ती है। हाँ, रामासांधु ने लिखा था, अकबर एक पक्षी के समान है जिसने अनंत आकाश रूपी प्रताप की थाह पाने के लिए उड़ान भर ली, पर वह उसका पार नहीं पा रहा है। अंत में हार कर उसे अपनी हद में रहना पड़ा। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये उस अटूट आत्मविश्वास का ऐलान है जो प्रताप ने अपने संघर्ष से पैदा किया था। तो महाराणा प्रताप का जीवन सिर्फ मुगलों के खिलाफ एक लंबे युद्ध की कहानी नहीं है। ये अपनी शर्तों पर जीने की जिद, एक बिखरे हुए समाज को एक पहचान देने और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपनी संस्कृति को जिंदा रखने की कहानी है। बिल्कुल। उन्होंने ये साबित किया कि ताकत सिर्फ बड़ी सेनाओं और विशाल साम्राज्यों में नहीं होती है। ताकत अपने सिद्धांतों पर टिके रहने और अपने लोगों को प्रेरित करने की क्षमता में भी होती है।
उन्होंने भले ही चित्तौड़ वापस नहीं जीता, लेकिन उन्होंने मेवाड़ की आत्मा को कभी हारने नहीं दिया। और अंत में एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। कर्नल टॉड ने लिखा था कि अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। अधिक कीर्तियुक्त पराजय। हाँ, ये लाइन हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी नायक की विरासत क्या सिर्फ उसकी जीतों से बनती है या फिर उसके उसूलों के लिए किए गए अनवरत संघर्ष और शानदार हारों से भी बनती है।